अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ हैं सबीन फारूक और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज 26 रजब है और जब हम कल 27 रजब की बात करते हैं तो वो बाबरकत रात और वो साथ और वो सफ़र और वो एक पूरा जो एक माहौल है वो हमारे सामने आता है। हम बात कर रहे हैं शब मेराज की, हम बात कर रहे हैं उस मिरेकल की जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। यानी एक ऐसा सफ़र, उसका हर हिस्सा वो ऐसा कि आज तक अगर पूरी लिटरेचर में आप जाएं, किसी भी सफ़र की बात कर लें तो शब मेराज का सफ़र, उसकी फजीलत, उसका मकाम, उसके नियर मैच में भी हमें कोई सफ़र नज़र नहीं आता। हरम से यानी मक्का से लेकर बैतुल मक़दस और फिर सिदरतुल मुंतहा और जिस तरह से जन्नत और दोज़ख को देखना और हुज़ूर पाक का रब्बे कायनात से मुकालमा, उनको ये शर्फ हासिल होना कि उनसे मुलाकात, एक बहुत बहुत बड़ा मोजज़ा जो कि आज तक जब हम इंसानी तारीख़ की बात करते हैं तो इससे बड़ा मोजज़ा शायद कोई नहीं हुआ। और जब भी हम बात करते हैं इस शब की तो हम हमेशा यही कहते हैं कि एक अजीब सी कशिश होती है इसमें, एक फ़ज़ा बहुत मुख्तलिफ सी होती है। किस तरीके से आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और जब हम बात करते हैं फ़जीलत की तो इसकी फ़जीलत कितनी है आज हम आगे चल के अपने शो में जानने की कोशिश करेंगे। बरकत क्या है कुरान और हदीस में की अहमियत के में इसकी अहमियत क्या है और किस तरह से हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। इस तरह के सेगमेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आज ये सब भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे आगे चल के अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल। और इस रात की जो फजीलत की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इस रात का एहतमाम क्या है। इस रात का एहतमाम हम सब ने मिलकर करना कैसे है, कौन सी दुआ, किस तरह से हमने नवाफिल अदा करने हैं, वो जो एहतमाम होता है, वो जो तरीका है, वो जो सलीका है, वो जो करीना है, वो सीखने की आज हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमें नहीं भी करनी चाहिए। अक्सर औकात बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर रहे होते हैं जो कि बस हमारे कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि शायद उससे मुआशरे में किसी को नुकसान हो सकता है। जब भी हम शब बारात की बात करते हैं कि जैसे पटाखे चलाए जा रहे होते हैं, उस तरह से बहुत सारे और एहतमाम जो हम करते हैं, उस पर्सपेक्टिव में भी अगर देखा जाए तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। हम ना करें तो बेहतर है, माशरे के लिए बेहतर है। बाकी सज़ा और जज़ा की अगर हम बात करें वो तो अल्लाह के हाथ में। हम शब बारात की भी बात करी थी कि उस पर हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो शब मेराज पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें बेसिकली नहीं करनी चाहिए जिससे माशरे को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सरे ला मकान से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। आज प्रोग्राम में आगे चलकर हम सफ़रे मेराज की बात करेंगे। हमारे साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वो रात जिसने हंसी ख्वाब जाग कर देखा, वो रात जिसने मोहम्मद को अर्श पर देखा, बुलंद ऐसे न रुतबे किसी नबी के हुए, ज़हे नसीब कि हम उम्मती उसी के हुए। मोजज़े मेराज जो है ना, ये सिर्फ रिफ़अतों का सफ़र नहीं है, ये वुसअतों का इहाता भी है। वाह। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, वाह वाह। मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफा। हद्दे नजर पे पड़ते रहे आपके कदम, पिछली सफ़ों में वक्त खड़ा देखता। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। तो अब आका करीम को सारी जिंदगी वो वाला मिराज एक मर्तबा हुआ, लेकिन हमारे लिए आका जो मिराज की कैफियत लेकर आए वो एक दिन में 5 मर्तबा होता है। सिदरा से आगे का जो सफ़र है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो तय किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की माइयत कुबरा के साथ तय किया। हाय हाय। और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ रिवायात में अल्फाज हैं कि आवाज़ आ रही है, उदनु मिन्नी।
हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle। हम हुक्मरान हैं बोहरा सफेद और बोहरा अस्वद के, सरजमीन मिस्र और शाम के। मूसा साहब को फौरन अल-गज़ाबा किले से फरार करवाना है। मेरी पुप्पियां तुम्हारी वजह से जिंदान में है। बारबरोसा की बहनें फरार हो गई हैं पाशा। फरार हो गई हैं? शाकलेन का मंसूबा हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो क्रिस्टोफर? बारबरोसा, मुझे पूरा यकीन था कि वो तुम्हें ही भेजेंगे। हमला किसने किया था ये बताया उसने? पोप क्लेमेंस। एहतिसाब का असल हकदार अगर कोई है तो वो है, मैं नहीं। हमला! छुप जाओ! हिफाजत करें अपनी! सिपाहियों छुप जाओ! बर्र सगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इकबाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान, कायद आज़म के नज़रियात और अफ़कार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे PTV होम पर पैगाम पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। शब मेराज, आज इसकी फजीलत पर हम बात करेंगे। कुरान और हदीस में इसकी क्या फजीलत बयान की गई है, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी दुआएं हैं, ऐसी कौन सी इबादत हैं जो कि अफजल करार दी गई हैं जब हम शब मेराज की बात करते हैं। एट द सेम टाइम ज़रा आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या इस्लामी तालीमात दे पा रहे हैं जो हमें देनी चाहिए। क्या जिस तरह से हम एहतमाम करते थे, कोई भी ऐसे इस्लामिक इवेंट आ जाता था, जिस तरह हम शब मेराज की बात करें, हमें बताया जाता था, घर में बड़े जब बैठते थे, दादी, नानी, दादा, नाना, अगर हम देखें घर के जितने बड़े होते थे एक जगह हम सब बैठते थे, हमें वाक़यात बताए जाते थे कि क्या हुआ था, और फिर घर में एक उस इबादत की पूरा उसका एहतमाम किया जा रहा होता था। क्या आज के फास्ट दौर में ऐसा हो पा रहा है? और कंटेंट ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कंटेंट बने, वो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें या हमारे स्कूल की अगर हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से इस तरह का कंटेंट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी मुफ्ती उसामा चित्राली साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं?
मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की शब मेराज से मुताल्लिक, और ज़ाहिर है ये एक ऐसा सफ़र जिस पर हम देखते हैं कि कोई मिसाल इसकी नहीं मिलती हमें। हम ज़रूर चाहेंगे अगर हम यहाँ से आगाज़ करें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से 1 साल पहले ये वाक़या हुआ। ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद हर साल शब मेराज का एहतमाम किस तरह से किया और किस तरह से करने का हुक्म फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहले जो शब मेराज है इसको अल्लाह ताला कुरान में जब बयान फरमाते हैं कहते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ताला ने इसका जो भरपूर एहतमाम किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए, एक होता है कि आप किसी की तरफ भेजे जाते हैं और आप वहाँ से रिजेक्शन आपको मिले या आपको वहाँ से जैसे कहते हैं बैकलैश मिले, वो शायद इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो अपने जो आपको सादिक और अमीन मानते थे, यहाँ तक कि आप जब उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे जो है वो फारिस की फ़ौज खड़ी है तो तुम मान लोगे, उन्होंने कहा मान लेंगे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ का पैगाम नहीं मान रहे थे। ठीक है, इतनी तकलीफ़ के बाद अल्लाह ने बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जिस तरह से ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराया, वो कोई ना कोई मौजज़ात उनको बड़े बड़े देखे या उनके हाथ में चीज़ थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने ख़ास एहतमाम किया कि ख़ुद अपने पास बुला लिया कि आओ देख लो सब क्या है। मतलब कि ख़ुद बुलाना कि हाउ द ऑर्डर इज़ वर्किंग, और चीज़ें होंगी कैसे, हो रही कैसे हैं, और आगे मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि आप ये भी अपनी लाइफ में अगर आप जाएं तो इसको ज़रा रिलेट करें, आप अपनी इतनी क्लोजनेस किससे रखेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब होगा, आप उससे अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी शेयर करें, सारा कुछ करेंगे। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में जो मकाम भी बुलंद करना था और उनको सारे अहवाल से इंट्रोड्यूस भी कराना था, यहाँ तक कि अम्बिया को भी ये पैगाम पहुँचा देना था कि यही जो है सरदार अम्बिया हैं। किस तरह के मस्जिद अक़सा जब पहुँचे, सारे अम्बिया वहाँ पर मौजूद हैं इमामत और उनकी इमामत, जहाँ तक कि उनके जद्द अमजद भी वहाँ पर मौजूद है, हमारे सबके वाले जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु नासु आदम व आदम मिन तुराब। अच्छा, इसमें ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज का ऐसा कोई इबादती एहतमाम तो नहीं किया, लेकिन हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज़ शब मेराज का एहतमाम उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो उनके पैरों में वर्म पड़ जाते, ठीक है, जिन्हें हमारे पंजाबी में लोग कड़ल कहते हैं। ठीक है, तो और अम्मा आयशा देखती रहती और रोती, ठीक है, और कहती रसूलुल्लाह क्यों अपने आप पे इतनी सख्ती करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ठीक है, तो और फिर जिसे कहते हैं दुनिया जहाँ की सारी आसाइशें होते हुए अमूमी तौर पे तो हमने ये देखा कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा मौजज़ा दिया भी गया, तो इसके पीछे एक रीज़न थी। अरब की हम 100 बुराइयाँ करें, एक अच्छाई भी थी उनकी कि अगर एक दो गवाह पैदा हो जाए तो वो आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जैसे कहते हैं निगेट नहीं कर पाते थे। उनके पास यही था। यहूदियों के पास गए, उन्होंने कहा वो दावा कर रहे हैं कि मैं हो के आया हूँ, तो बताओ कैसे। उन्होंने कहा जाओ उनसे पूछ लो कि मस्जिद अक़सा के जैसे कहते हैं अहवाल क्या हैं, कैसे हैं। अच्छा, सफ़र ऐसा हैरान हो तो मेरे ख्याल से मैं भी जा रहा हूँ तो मैं तवज्जो शायद ऐसी चीज़ों पे ना दूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने वहाँ भी एक चीज़ उनके लिए आसानी के सामने नक्शा ला के रख दिया कि बता दो। ठीक है, तो अरब में जिसे कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो चीज़ है, जैसे हुआ अबू जहल ने कहा कि अब हंसी का हमें कोई मौका, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई वो मसला इस तरह से आसानी से कहा जाए कि वीक पॉइंट मिल नहीं रहा था, उन्होंने इसको वीक पॉइंट कंसिडर किया और हज़रत अबू बकर के पास गए, क्योंकि हज़रत अबू बकर अगर कोई जुमला ऐसा कह देते तो डेफिनेटली उनकी एक से भी थी, लोग उनको सुनते भी थे। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने ये कहा, उन्होंने कहा हाँ, कहा फिर उन्होंने सच कहा होगा। वो सारी मेहनत पे किया कराए, जितने लोग भी साथ खड़े थे, तो वो बेचारे जो है ना, उन्होंने कहा बस इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत, उन्होंने कहा है तो सच कहा। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज का सफ़र है इसका पूरी ज़िंदगी शुक्र अदा किया, और हमें जो है ना इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, हम उनकी उम्मतियों में से हैं। ये हमारे लिए ज़ाहिर एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए, बेशक, और है भी। मुफ्ती साहब, इस शब से हमें पैगाम क्या मिलता है? अगर हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पूरा इस इवेंट को बयान भी करते हैं, हम बचपन से सुनती भी आ रहे हैं, कोई एक दो चीज़ें जो कि हमें अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए।
देखिए ये एक बहुत अच्छा सवाल। अमूमी तौर पे मैं ये देखता हूँ कि हम जैसे कहते हैं चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशंस वो तो डिस्कस करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे हम मैसेज भूल जाते हैं। और शब महराज में अगर देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के पूरे अहवाल दिखाए गए और उनमें वो बीमारियाँ और वो बुराइयाँ, उनकी बाकायदा सज़ाएँ दिखाई गई जो कि उनकी उम्मत से उनको होने का ख़दशा था। ओके, ठीक है, जैसे कि रिबा का, ठीक है, हिस्सा बन जाना, झूठ बोलना, ठीक है, दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस बनना। फिर इनामात भी वहाँ पे दिखाएं कि अगर आप किसी के साथ अच्छे हों, नमाज और रोज़े के पाबंद हो, तो आपके लिए ये घर भी है। ठीक है, हमने जो है असल में ये जो अहवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना था वो इसलिए भी था कि मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे गम को छोड़ के, अपने दर्द को छोड़ के शायद उम्मत की फ़िक्र में भी इतने मुब्तला हो गए कि वो अहवाल देख आए थे। कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान की जगह किसी फरिश्ते को नबी बना के भेजा होता तो इंसान तो वैसे ही सीधा हो जाता। मतलब सोचे ना कि एक ऐसी मखलूक जिसका कद जो है उसके पैर ज़मीन को लगते हों, सर आसमान को लगता हो, उसका एक पर मगरिब एक पर मशरिक़ में जाता हो, अगर ऐसी मखलूक हम पर एक भी खड़ी हो जाती तो हम सारे सीधे हो जाते। ठीक है, लेकिन अल्लाह ने बाकायदा एक ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम तक लाया तो असल जो उनको दिखाया कि ये चीज़ें हैं जहाँ से हमने बचना है। देखिए, और ये आपका असल ठिकाना है, चाहे आप दुनिया में जो कर लें, जैसे भी कर लें, आपने चूज करना है आपकी असल जो रेजिडेंस है, परमानेंट। आज होता है ना परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस, तो मैं कहता हूँ इसको कर देना चाहिए रेजिडेंशियल एड्रेस 1, रेजिडेंशियल एड्रेस, क्योंकि परमानेंट तो मेरा एड्रेस वही है कि जिस दिन मैं ख़त्म हूँगा और उसके बाद एक एब्सोल्यूट मेरी ज़िंदगी है जिसके साथ मुझे डील करना। तो वहाँ तक जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाल देख के आना और उस अहवाल का गवाह बन जाना, ठीक है, और फिर उसमें हमारे लिए एक वाज़ेह पैगाम कि जाना हमने उसी तरफ है। और जब तक हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपकी और मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। सही बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा बात करते हैं कि एक ये वाक़या ज़ाहिर है बहुत बड़ा वाक़या, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इस्लामी तारीख़ की बात करते हैं, इस्लामिक वाक़यात में देख रहे थे कि उसमें भी, वो तो उर्दू में था, लेकिन उसमें भी क्या अंग्रेजी कंटेंट है, क्योंकि आजकल ये मसला भी है ना कि बच्चे जरा अंग्रेजी कंटेंट ज्यादा ही देख असल रहे हैं। में अभी जो एनिमेशन की तरफ जाने से पहले हमने देखा कि अभी जैसे ये एक AI एड क्रिएटेड है, ओके, और लेकिन हमने इसमें एक चीज़ देखी है। देखिए, मैं एक बहुत बड़े ब्रांड के पास गया जब, और मैं उसका काम देखने गया अमेरिका में, सो उनका मैंने जब काम देखा तो मुझे लगा कि वो एक वीडियो को बनाते $30,000 $35,000 खर्च कर देते हैं। और अच्छा, उसमें भी उनकी एक शर्त होती है, वो कहते हैं कि हमारे 20,000 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, जब हम वहाँ वीडियो भेजते हैं अगर 20% से ज़्यादा रेट आ जाए कि 12 सेकंड से पहले बच्चे ने गर्दन मोड़ ली है, तो हम उस वीडियो को दोबारा से, जैसे कहते हैं, उस पर काम करते हैं कि वाई इट हैपेंड। तो वो कहते हैं कि हमें जो होते हैं ना रिटेंशन पे इतना करना पड़ता है। तो वो बच्चों को जो एनिमेशंस अट्रैक्ट करती, अभी भी देखिए हमारे यहाँ काम बहुत हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप अगर उसमें जाएंगे बच्चे का रिटेंशन देखेंगे वो उतना नहीं है। सो हम एनिमेशन पे जाने से पहले हमें एक और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बट आपने भी उनका नाम सुना होगा, अंकल सरगम, हम सब के बचपन के। सो उनकी टीम को लेते हुए हमने ना इसके पपेट शोज बना। अच्छा, एंड वी थॉट कि शायद बच्चों को ना हो, तो मेरे साथ एक स्कूल में बाकायदा ये हादसा हुआ कि मैट्रिक के बच्चे और बड़े बच्चे आ गए, सर हमने जिंदगी में पपेट शो नहीं देखा, एक दफा हमें बैठने दें आप। मैंने कहा बच्चों ये तुम लोग से, बट वो बैठा और हमें लगा उन्होंने भी इंजॉय कर रहे उस चीज को बैठ के। तो हमने एंटरटेनमेंट के लिए भी पपेट शोज, इंशाल्लाह वो ऑनलाइन भी आएंगे और इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में होंगे अभी वो। और इसके साथ जो एनिमेशन का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जैसे हमें कल बड़ी एंडोर्समेंट मिली गवर्नमेंट की तरफ से, राणा मशहूद साहब से मुलाकात हुई, प्रेजेंटेड हमें इस प्रोजेक्ट, बड़ी एंडोर्समेंट मिली। सो इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह स्टेट की सपोर्ट रही हमारे साथ, तो इसकी एनिमेशन को बहुत अच्छी, जैसे लीगो एनिमेशन कहते हैं, आपने जैसे देखा हो वो मार्वल VFX लेवल की, और बहुत अच्छे काम उस पर अभी तक पाकिस्तान में एक ही लेवल का बुर्का एवेंजर का काम हुआ, उसके अलावा तो नहीं हो सका। तो हम उस लेवल पे इंशाल्लाह इस काम को लेके आएंगे इंशाल्लाह। ओके,
स्कूलों में करिकुलम का हिस्सा बनाना, थोड़ी सी बात तो आपने इसमें की थी, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आपने स्टार्ट किया 15 स्कूलों से जो पायलट किया आपने, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अभी इंशाल्लाह जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो 50 स्कूलों में 50 schools with 35,000 ओके, ये एक अच्छा, मैं कहूँगा अच्छी पेस है ना कि आप उसमें एक और भी चीज बताएं, हमने बच्चों पे नया बर्डन कोई नहीं डाला। ठीक है। हमने क्या किया, वी वेंट टू स्कूल, हमने देखा मॉरल एजुकेशन के लिए फोकस सब है, लेकिन क्या है कि कंटेंट अपना नहीं है। और अच्छा, हम इसको भी सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं कि बच्चा रटा मार के आए, ऑनेस्टी, व्हाट इज ऑनेस्टी, हाउ टू परफॉर्म ऑनेस्टी, तो फिर उसने पेपर देना है, फिर उसको नंबर मिलने हैं। तो मैंने कहा ये तो मुश्किल है मैकेनिज्म। हमने इसमें थोड़ा सा 2 एलिमेंट्स को लाए, एक हमने से एग्जाम निकाला, दूसरा हमने बच्चे को नई बुक नहीं डाली। वी सॉ द लाइब्रेरी पीरियड जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। अच्छा। हमने उस लाइब्रेरी पीरियड को स्टोरी टेलिंग पीरियड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और हमने इसमें सिर्फ टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं स्टोरी टेलिंग पे, कि वो स्टोरी सुनाना, जो वो क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं वी नीड अ टीचर हु कैन एक्ट लाइक अ क्लाउन। ठीक है, हमें वो चाहिए बच्चे को ट्रेन करने, सो हम उसको पूरा ट्रेन करते हैं। और उसकी बेस पे, अच्छा इस बुक का कोई एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें आप देखेंगे इसके जस्ट एक्शनेबल्स हैं, जिसमें फैमिली, अच्छा इसमें फैमिली इन्वॉल्व है, क्लास ग्रुप इन्वॉल्व है, टीचर इन्वॉल्व है, वो उसको करवाएगा। और इसके साथ जैसे कहते हैं, फिर हमने बच्चों के लिए गेमिंग पोर्टल बना दिए। अच्छा। जब वो वहां जाके गेम्स खेलेंगे ना, उसकी बेस पे उस बच्चे की हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग आ रही होगी कि जो वो पढ़ रहा है क्या वो परसीव कर पा रहा है कि नहीं, या वो समझ पा रहा है कि नहीं। तो वो हमारे लिए जो हमने इससे ना बिल्कुल रिलैक्स कर, जिसकी वजह से स्कूल्स ने इसको जरा रूम जल्दी दे दिया। और मेरे ख्याल है ज़रूरी भी है, क्योंकि बाकी बच्चों को कुछ डिफरेंट चाहिए होता है कि उनके सब्जेक्ट, बाकी तो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह टीचिंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं, करिकुलम भी हम देख रहे होते हैं, काफ़ी स्कूल्स ने कोई डिफरेंट करने की कोशिश की है, लेसन प्लानिंग अब डिफरेंट होना चाहिए बच्चों को, लेकिन कुछ डिफरेंट हमेशा चाहिए होता है। तो ना जो इस्लामियात का पीरियड होता है उस क्लास में इसको साथ में पढ़ाया भी जाए, बताया भी जाए, बिकॉज हम ईमान की बात करें, अखलाक की बात करें, और ऑब्वियसली हमारे दीन की भी बात हो रही है। और आई थिंक उसमें अगर सबीन नॉट जस्ट रिलीजियस, अगर अंग्रेजी के तौर पे भी आप इसको रखें, इंग्लिश लिटरेचर के तौर पे भी आप इसको रखें, क्योंकि हम देखते हैं छोटे बच्चों का इम्तिहान इसी तरह से हो रहा होता है। इसमें रिलीजन, देखिए every religion agrees upon morality. Absolutely. These are the moral subjects. Social. हमारे लिए चैलेंज ये हुआ है कि एक वर्ल्ड से ना एथिक्स को अपनी मर्जी से डिफाइन करना शुरू कर दिया, बट रिलीजन की एक ग्राउंड ये होती है कि वो मोरालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता। दुनिया में जैसे कहते हैं एथिक्स की ग्राउंड्स, और मतलब जैसे एक स्टेट में आप जाएंगे तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल, दूसरे में जाएंगे वो कहेंगे जी इलीगल है, अपनी मर्जी से वो, लेकिन मोरालिटी जहाँ इंसान है ना वो कॉमन है। और अच्छा ये जो इसमें है, जैसे मैं अगर कैरेक्टर्स आपको बताऊं तो बेसिकली जो विलन्स हैं उसमें फासिद है, हासिद है, मुतकब्बिर है, काजिब है, काहिल है, मुसरिफ है, वसाविस है। 7 डेडली इविल सिंस इनको क्रिश्चियनिटी कहती है, इस्लाम कहता है, जुदाइज्म कहता है। सो मीन्स वो कॉमन ये है तो ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग का मैसेज है। और डेफिनेटली अभी जैसे मैंने कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ और उनके साथ भी शेयर किए थे, टुक इट, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इजी। दैट्स ग्रेट। चलें, ये जो आपने बात की ना, मैं पढ़ रहा था इसके पीछे कि जिस तरह ये वाली तो द विस्परिंग शैडोज, लेकिन मैं देख रहा था लास्ट वन इज द राइज ऑफ अमनपुर, जो आपने पहले बात भी की थी ना कि कैसे एक वीरानपुर को अमनपुर बनाना है। तो हम इस कहानी को ज़रा मज़ीद ज़रा लोगों तक पहुंचाते भी हैं, जो हमें इस वक्त बच्चे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, और जिसमें एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त प्लान की गई हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, मुफ्ती साहब वापस आएंगे, इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेनाडोल, सेंसोडाइन। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ।
शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज से जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अब 200 रुपए की बचत के साथ। हर चेहरा कुछ कहता है, हमदर्द की साफी, नया चेहरा, नई पहचान। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। शब मिराज के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये डिस्कस करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे बच्चे इस्लामिक कंटेंट को समझ सकें। स्पेशली ये कि वो कंटेंट उनके हिसाब से, उनके मुताबिक उन तक पहुंचाया भी जा सके, और उस स्पेस में, उस अंदाज से क्योंकि हम बच्चों से शुरू हमेशा ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं पता, बच्चों को वो नहीं पता। आप देखिए बच्चों को कैसे पता होगा जब हम उनके लिए ऐसी कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना ऐसा कोई कंटेंट है। आप सोशल मीडिया निकाल लें, वहाँ पे भी हर तरह का कंटेंट मिलेगा, लेकिन बच्चों के हिसाब से कोई ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जिसके थ्रू वो सीख सके और हमारे इस्लाम को समझ सके, उनकी ईमान और इखलाक जो है जिससे पहले हम बात भी कर रहे थे, उस हवाले से उनकी तरबियत भी हो सके। आप ये देखना सभी आजकल के बच्चे, मैं अक्सर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी स्टोरी बुक्स देखता हूँ तो उसमें किरदार हैं, सैम है, वेल्फ है और डिफरेंट और कैरेक्टर्स हैं। सो व्हाई नॉट उनको आप पढ़ाएं ये किरदार जो कि ज़रा आप रिलेट कर पाते हैं अपने आसपास। और जो आपने बात की ज़रा व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, तो साथ साथ ना आप अपने सब्जेक्ट के अंदर ही उससे मुतालिक अच्छा, मैं ये बात भी हमेशा करती हूँ कि देखिए हम हमेशा सुपर हीरोज की बात कर रहे होते हैं, हम सुपर हीरोज का बता रहे होते हैं अपने बच्चों को। अच्छा फलाना जी सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है और पता नहीं कौन कौन। हम क्यों नहीं जब हम इस तरह की
इंस्पिरेशनल स्टोरीज की बात कर रहे होते हैं, जिससे बच्चे को हम अपने इस्लामिक स्टोरीज क्यों नहीं बताते, हम अपने इस्लामिक हीरोज के बारे में क्यों नहीं बताते, हम अपने प्रॉफिट्स के बारे में क्यों नहीं बताते, जिनकी ज़िंदगी से हम इतना कुछ सीख सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी के कुछ जो भी वाक़यात हम अपने बच्चों को बताएं तो हर एक वाक्य से एक सबक हमारे बच्चों को मिलता है। सो इस हवाले से कंटेंट प्रोड्यूस होना कितना इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से हम बात भी करेंगे, आगे डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। मुफ्ती उसामा चित्राली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, और प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, उनके हवाले से आप लोग किस तरह से काम करें, कैसे कंटेंट प्रोड्यूस करें, बच्चों तक पहुँचाया जा सके? अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने बताया, ये तो बुक्स थी फोकस्ड ऑन जो हमारी सोसाइटी और उसको, तो एक गैप हमने देखा। मैं बच्चों से पूछा, अच्छा तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हो? जब मैं देखा वो पर्सनालिटी से तो कनेक्ट किया, लेकिन जो प्रॉफिटिक ट्रेट है उससे वो कनेक्ट नहीं कर सका। सो इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल के अखलाक वाज इन स्कूल एंड ही हर्ड के जो सिकंदर आज़म है, अलेक्जेंडर है, ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग एवर। सो वो उसकी एक मतलब स्टोरी लाइन हमने इस तरह से रखी कि उसके थॉट पिंच करती है उसको कि क्या इनसे भी बड़ा कोई कभी बादशाह रहा होगा या वो। सो फ्रॉम देयर उसमें एक टेलीपोर्ट का हमने एलिमेंट डाला कि ही गेट टेलीपोर्टेड टू इमाम इब्न कसीर लाइब्रेरी एंड देयर ही डिस्कस विद हिम। सो ही टेक्स हिम टू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लेके जाते हैं। फिर देयर ही क्वेश्चन कि ये तो नबी हैं, कोई इंसान दिखा है, तो वो फिर हज़रत उमर के दरबार में लेके जाते हैं। वो कहते नहीं, ये तो सहाबी है ना, कोई कॉमन। फिर वो उमर इब्न अब्दुल अजीज़, इस तरह टिल ऑटोमन एम्पायर तक वो सारा इस तरह ट्रैवल करता जाता है। ठीक है, एक बच्चा। सो बेसिकली जब आप स्टोरी भी कनेक्ट करते हैं कुछ, तो उसके बैक बिहाइंड मोटिव आपने पहले उसे गाइड करना। हम उम्मीद तौर पे पर्सनालिटीज़ को शेयर करते थे, ठीक है, और वो करते, और अच्छा वो ठीक है शायद करता होगा, लेकिन हमने जब इस स्टोरी लाइंस पे जब बच्चों को स्टोरी सुनाई तो हमने देखा कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट से रिलेट कर पा रहे हैं, और अच्छा उनको वो नाम भी याद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा ये है, ये सीक्वेंस था, ये था सारा। सो हमने उसमें एक काम किया, हमने ऑडियो स्टोरी पोर्टल की शेप में इसको किया। अच्छा, लोग हमें कहते नहीं ये तो वीडियो का दौर है, आप ऑडियो क्यों लाए? देखिए, इस टाइम बहुत बड़ा एक चैलेंज हम अपने बच्चों का देख रहे होंगे और आप भी, कि लिसनिंग रिटेंशन बच्चों में ख़त्म होती जा रही है। 7 सेकंड से ज़्यादा, 8 सेकंड ज़्यादा वो बात नहीं सुन पा रहे। अच्छा, यूरोप तो इस बारे में सोच चुका, उसने तो अभी बच्चों के लिए आधा घंटा लिसनिंग को मस्ट कर दिया कि कोई ना कोई लिसनिंग कंटेंट या कुछ हो। सो हमने बेसिकली जब ये चीज़ बनाई तो वो जैसे कहते हैं ना कि हमेशा हम वक्त, टाइम और उस चीज़ों को देखते हैं। द थिंग इज़ वी हैव टू सी द फ्यूचर चैलेंजेस टू। सो बच्चों की इसलिए लिसनिंग रिटेंशन को बेहतर करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए हमने जो है ये पोर्टल, जो ऑडियो स्टोरी पोर्टल, जो कि अप्रैल में इंशाल्लाह हमारा जैसे कहते हैं पब्लिक हो जाएगा, जिसमें 3 लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश, उर्दू, अरबिक इनिशियली, देन आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रेंच, स्पेनिश, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो हेल्प तो कर देते हैं अब आपको चीज़ें बिल्ड करने में, लेकिन थोड़ा सा उसकी सीक्वेंस को अलाइन करना, और उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन एलिमेंट से काम हो जाए तो बेहतर है कि वो एरर ख़त्म हो जाए। तो ये एक जैसे कहते हैं बच्चों के लिए हम करें। जैसे अब मेराज का वाक़या है, अब मेराज के वाक़े को उस तरह से, जैसे हमने एक बच्चों को, मैंने स्टोरी अपनी बेटी को सुनाई। अच्छा, मैंने देखा कि वो चीज़, वो 2.5 साल की है। मैंने सुना है कि एक रास्ते में हम जा रहे थे और रास्ते में ना एक अबाबील मिली। वो बेटा देखा अबाबील, एक छोटी सा चिड़िया होती है, ठीक है, वो फिर लेके, फिर हमने अब्राहा का पूरा वाक़या ना उस स्टोरी में मैंने उस बच्ची को कहा कि अबाबील सुना रही है कि अबाबील तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा, मैं इधर जा रही हूँ। अच्छा, क्यों जा रही हो? ठीक है, तो अबाबील पूरा वाक़या सुना रही है, वही जो आमुल फील का हुआ, ठीक है, अब्राहा के साथ। तो क्या है कि वो अभी मेरी बच्ची है कि बुलबुल, वो बुलबुल कहते हैं, बुलबुल होती है ना, वो इस तरह पत्थर लेके जाती है, हाथी में गिर जाता है, ठीक है। सो सम वे कि उस तरह से हमने बच्चों को कैरेक्टर्स के साथ वो चीज़ें सुना। तो इस तरह से अभी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है, इसी तरह से हमने एलिमेंट कि बच्चों को हमने कनेक्ट करने के लिए उनके लेवल पे जाना होगा। उनकी, जैसे मैं सॉरी बच्चों से एक वाक़या ना मुझे बड़ा अजीब, अच्छा वो क्वेश्चन मैं कहता हूँ कोई 15 साल बाद हल हुआ। वो पता नहीं कहीं ऐसी ना मस्जिद के जुमे में मैंने सुन लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो जिसे कहते हैं बरहना होके ये काबे का तवाफ़ किया करते थे, ठीक है। अच्छा। और फिर वो जो है एक रिवायत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही खोले लगे वो गश खा के गिर गए, उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मैं वो ना
बचपन में ना एक वो क्वेश्चन मेरे जहन में पड़ गया कि अच्छा यार नंगे होके कैसे करते होंगे, लोग नहीं होते होंगे, क्या होता होगा, ठीक है। वो मैं बचपन से क्वेश्चन सोचता रहा, ठीक है, और मुझे ऐसे लगा कि कई डाउट्स और वो चीज़ें ना जन्म लेती रही, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था किसी से ना करने का, और वो ऐसा टाइटन अप होता था, डर भी लगता था बहुत सी चीज़ों से। सो मेरे ख्याल से बच्चों को बताने का तरीक़ेकार और वो उस पर भी हमें काम करना होगा कि हमने बच्चों को कोई इवेंट अगर एक्सपीरियंस, अभी महराज है, अब वो बच्चा जो आज का है ना, जो और जेनजी, अब तो मेरा बीटा कह रहे हैं, बीटा स्टार्ट हो गया ना, लेकिन सवाल नहीं करेगी अभी। हाँ, अब वो मेरे ख्याल से जो अब बच्चे हैं ना, दे आर आस्किंग अ रीजन। Yes, for every single thing. With you, वो yes, मेरी बेटी ने कुछ सवाल किया, then I called you और मैंने कहा talk to her. वो उसका जो है कि अब बच्चे ना रीजन पे आ रहे हैं, ठीक है, और हमें अगर हमने अभी इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया, सो वो जिस जगह पे जाएंगे आपको उनको लाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा नो मैटर व्हाट, वो जैसा भी सवाल कर रहा है, भले आपको उसमें लगे कि नॉर्मली हमारे यहाँ होता है ना कि स्पेशली बच्चों को लेके अगर मजहब से मुतालिक कोई सवाल किया तो हमारा फौरन रिएक्शन होता है, नहीं 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 ये बात मत करो, नहीं 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 इस तरह नहीं बोलो। हालांकि वो बच्चा है, उसे नहीं पता, वो तो सवाल पूछेगा, सवाल आप कामली सुने, वो सवाल सुने, उस सवाल को अगर आपको लगता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है और आप जवाब दे सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो जिसके पास मुस्तरद इन्फॉर्मेशन है आप उससे गाइडेंस लें और उससे जवाब दें। इस पे ना बच्चों की इस पे मेरे ख्याल से खुसूसी काम मैं आपके प्रोग्राम से कहूँगा कि ज़रूर इस पे करें, बच्चों को क्वेश्चन को झिड़के मत। मैं क्योंकि मैंने कहा ना अब ये जो सवाल है, अब ये अगर दादा जान है तो मैं विद योर काइंड परमिशन शेयर करूँ। मैं बचपन में ना दादा की वो बुक सामने पढ़ी तो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो लिखा हुआ था, हैज़ वर्ड लिखा था, कहता था हैज़ क्या होता है, तो अच्छा मुझे ऐसे लगा कि मैं दादा मेरी तरफ अटेंटिव हुआ और उन्होंने ना पीछे से इशारा किया, मैंने मुड़ के देखा कि मेरी वालदा पीछे खड़ी है और उन्हें कहा कि आप चली जाएं। और मेरे दादा ने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया उस सारी सिचुएशन को कि जैसे इट्स जस्ट अ मेडिकल थिंग और किसी एक इंसान की जैसे कहते हैं बॉडी चेंज और हार्मोनल चेंजेस, उनको इतने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया, मुझे कभी उसे चीज़ अच्छा जब मैं कॉलेज और उसमें आया आई कैन शेयर द थिंग, हम वहाँ जो गाइडेंस जहाँ से या जिन सोर्सेज से मिल रही थी वो बहुत नेगेटिव थी। और उससे क्या था कि जो वो जवानी है, वो जो टीन एज होती है, जब आपको बाहर से आप बच्चे को सवाल घर में एड्रेस नहीं करेंगे, वो बाहर से ऐसे बंदे से पूछेगा, वो इतने गलत तरीके से गाइड होगा। और क्योंकि इंटरनेट की दुनिया इंफॉर्मेटिव है, नॉलेज नहीं देती, ये हमें क्लियर होना होगा कि इंटरनेट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं दे सकता, बड़ी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, फिर उससे आप वो इंफॉर्मेशन उठाएंगे जो आपकी पसंद की है। सो मेरे ख्याल से हमें इन ग्राउंड्स में कहूँगा आप बच्चों के सवालात को एड्रेस करो, और हमारी भी यही कोशिश है कि बेसिकली हमारी ज़िंदगी तो गुजरती ईमान और अखलाक के गिर्द है। सो जस्ट जब नाम भी मैं रख रहा था तो मेरा था कि ये इतना नाम चैंट हो कि लोगों को पता चल जाए कि ईमान और अखलाक ही ना ज़िंदगी का असल हिस्सा है। बहुत खूबसूरत। सामा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ी खूबसूरती से आसान अल्फाज में आपने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, एंड वी रियली होप कि जब ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस भी किया जा रहा हो और जब ऑफर किया जा रहा हो हमारे इदारों को भी, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं तो उनको उसको वेलकम किया जाए और कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर भी रहे हैं, और स्पेसिफिक स्लॉट होना चाहिए जिसमें किसी ना किसी तरीके से ये मैसेज, इस तरह का कंटेंट जो है वो बच्चों को बताया जा सके, क्योंकि बहुत खूबसूरती से लगा कि हमारी पूरी ज़िंदगी है वो ईमान और अखलाक के गिर्द घूम रही है। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक पे जाने से पहले सभी मैं चाह रहा था कि चूंकि आज हमारा शो है उसमें हम डिफरेंट मौजूद पर बात कर रहे हैं, लेकिन लोक विरसा हम क्यों ना नाज़रीन को अपने लेकर चलें। लोक विरसा में हम देखते हैं कि जब जब हम जाएं तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा होता है। कैलीग्राफी वहाँ पे बड़ी जबरदस्त होती है, मैं कहती हूँ कितने जबरदस्त आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, स्पेशली जो हम इस्लामिक कैलीग्राफी की हम बात कर रहे होते हैं, बड़ी खूबसूरती से उसको पेश किया जा रहा होता है और हम सब दंग रह जाते हैं, क्या खूबसूरत कलर्स होते हैं, क्या खूबसूरत राइटिंग होती है। सो आइए मिलकर देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजीम इकबाल है। मेरा काम चमड़े के ऊपर बना होता है।
जो क्राफ्टमैनशिप का एक अनमोल नमूना होता है। ये लोक विरसा जो है ये हमारी सकाफत का अमीन है और हम इसके तर्जमान हैं। और मेरा ये काम दुनिया के 22 मुल्कों में भेजा गया पाकिस्तान की तरफ से। जो औजार इस्तेमाल करता हूँ उसमें कार्विंग के टूल्स भी हैं और मिनीचर के ब्रश भी हैं और चीज़ल है और पेंट्स इस्तेमाल करता हूँ। मेरा खत है वो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुहित है और उसके साथ नक्काशी है इसके ऊपर, जो इस्लामी सकाफत का एक हिस्सा होती है। और जो खत इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है कूफी खत। मेरा आर्ट जो है वो अहद नबवी ओल्ड एज के ऊपर है, तो वो मैं खताती ओल्ड एज वाली जो फीदर से और मुख्तलिफ टूल्स के साथ इस्तेमाल करता हूँ। आपकी मोहब्बत है, इश्क है अपने किसी भी आर्ट के साथ, तो मैं समझता हूँ कि जब इश्क नहीं होता तो काम इस लेवल पे नहीं होता। कभी कभी 2 माह भी लगते हैं एक पेंटिंग बनाते हुए, कभी कभी हम 10 दिन में भी उसको मुकम्मल कर देते हैं। ये अल्लाह ताला का अलहमी कलाम है और कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ है और मेरे ख्याल में और ये एक अकीदत है हर मुसलमान की, खतात की, पेंटर की, जो इसके साथ मोहब्बत करता है। जो हाथ से कैलीग्राफी अभी तक होती है, जैसे रोज़ा रसूल पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे, खाना काबा की दीवारों पे, वो हाथ से होती है। खताती का रोशन मुस्तकबिल है दुनिया में। जितनी कदर पाकिस्तान में, तुर्की में, सऊदी अरब में, ईरान में होती है, हम भी पीछे कहीं भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ को जो खताती है वो सीखें और लाजमी सीखें। ये हमें सब्र, इस्तिकामत सिखाती है। लोक विरसा का बड़ा इनिशिएटिव अच्छा है कि तमाम पाकिस्तान के आर्टिस्टों को एक गुलदस्ता बना के पेश किया है ताकि हमारी आवाम को, हमारी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान का सही रंग, देहातों का कल्चर रूशनास हो और नौजवान अपनी सकाफत पे फख्र कर सके। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक सवाल हमेशा आप मेरे से सवाल करते हैं, मैं जरा आपसे भी सवाल करूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह खैर। क्या डिजिटल दुनिया में रहने वाले लोग, जो आम जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी, असल जिंदगी होती है, क्या उसमें तन्हा होते हैं? अगर कोई रहता है डिजिटल दौर में तो वो रियल लाइफ में तो तन्हा ही होगा। और आपको क्या लगता है कितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि डिजिटल दौर में ही हर वक्त रह रहे होते हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं लेकिन वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर डिफरेंट मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि अगर आपने बड़ा तरीके से अपने उस डिजिटल दौर में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आपने इतना रैंडम भी नहीं अपने आप को रखा हुआ डिजिटल दौर में, आपने कुछ अच्छे हेल्दी क्वालिटी कॉन्टेक्ट्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे और आप उनसे रियल लाइफ में भी उतने ही कनेक्टेड हैं या रहने की कोशिश करते हैं और उससे अपनी रियल लाइफ को मुतासर भी नहीं करते, यानी अपनी फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को मुतासर नहीं करते। तो एक पर्सपेक्टिव है ना, तो ये अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि हर वक्त स्क्रॉलिंग करते हैं बिला वजह, कुछ पता ही नहीं है, बस किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी को स्टॉक कर लिया। नहीं, वो तो सभी अपना इलाज, मेरा मतलब है ना यूज करें, उनको वाकई इलाज की जरूरत है। नहीं मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ, वाकई उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जिनका उठना बैठना, मतलब आप बैठ रहे हैं, आप पोस्ट लगा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप पोस्ट लगा रहे हैं, आप चाहे अकेले बैठे हुए हैं, आप तन्हा है कॉफी पे, लेकिन आपने एक एस्थेटिक सी पिक्चर लेके ना आपने अपलोड कर दिया कि ओके जी, मतलब sometimes with a sad music, sometimes with a happy music, and sometimes with a quotation, and sometimes with poetry. बंदा I just don't understand such people. Me too. And then I don't even hang out with such people anymore. मतलब मैं नहीं करता। नहीं, sometimes आपका दोस्त भी करता है तो आप उससे पूछते हैं ना कि what went wrong. नहीं, दोस्त अगर होते तो उनको तो उस दौरान मैं करने ही नहीं देती ना कि नोट मुझे खाना खाने दो, इसकी पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं है। एनीहाउ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आज के डिजिटल दौर में हम सब कहीं ना कहीं तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, और क्या डिजिटल दुनिया में रहने की वजह से हम जहनी तनाव का शिकार भी हो रहे हैं। फलाने के पास ये है, हमारे पास नहीं है। स्पेशली वो जो एकदम से इवेंट्स चेंज होते हैं, आपकी वीडियोस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और एकदम सैड वीडियो आ रही है, एकदम हैप्पी वीडियो आ रही है, क्या उसका आपके जहन पे असर होता है? क्योंकि शुभ, मैं अपनी अगर बात करूँ, मेरे ऊपर अगर मैं कोई ऐसी वीडियो देख लेती हूँ जो डिस्टर्बिंग होती है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, और मैं चाहे मेरा उससे कंसर्न हो ना हो, लेकिन क्योंकि मैंने वो वीडियो देख ली और मैं पूरा दिन उसके बारे में सोचती रहूँ कि मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। तो खैर मैंने तो इसका इलाज कर लिया कि मैं आई डोंट स्क्रॉल, मैं सोशल मीडिया, जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं नहीं यूज करती। लेकिन सभी ये सवाल भी करते हैं, बिकॉज आपने कहा ना कि आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, क्या खवातीन ज्यादा मुतासिर होती हैं? ये सवाल भी आज हम रखते हैं जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं, अच्छा क्योंकि एक परसेप्शन दोबारा है ना कि जब मोस्टली खवातीन उस तरह से सोशली कनेक्टेड नहीं होती हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। कल्चरली हम देखते हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ज़्यादा मर्द हैं, इंटरेक्शन हो रहा होता है, बाहर ज़्यादा निकल रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा खवातीन नहीं निकलती, पर ज़्यादा तादाद जो है वो ज़्यादा घरों में होती है। तो ऐसे में क्या खवातीन ज़्यादा इसको फील करती हैं? आज हम ये सवाल भी रखेंगे। प्लस चूँकि पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो क्या नौजवान भी ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं? इस पर बात करेंगे। हमें जो आएंगे डॉक्टर अफशीन ज़ीशान साहब बने, जेंडर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट भी, और हमेशा उनसे हर मौजू पर गुफ्तगू करके बहुत अच्छा हमें लग रहा होता है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप खुद इस डिजिटल स्पेस को, सोशल मीडिया को, ये जो लोगों के एक रवैया है डिजिटल मीडिया को लेके, इन प्लेटफॉर्म्स को लेके, उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये आपने आज जो टॉपिक रेस किया है, मेरे ख्याल से कि ये आजकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें इस पे बात करनी चाहिए। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और आ भी रही हैं रादर। तो ऐसा है कि जब इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं और हमें मालूम है कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ये हमेशा से पता है। अब उसके यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप डिजिटल मीडिया को किस तरह से यूज़ कर रहे हो। अब मसला ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप गलत और सही में फ़र्क नहीं कर सकते। और वो जो फिल्टर आपके अंदर लगा हुआ है, वो बाज़ औक़ात आपको गलत चीज़ें भी इतनी अट्रैक्टिव बना के दिखा रहा होता है कि आपका दिल करता है कि आप उस लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो ये जो थोड़ा सा परसेप्शन का जो फ़र्क है, ये डिजिटल मीडिया का जो इम्पैक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे आता है। अच्छा, वैसे अब डिजिटल दौर से आप बिल्कुल दूर भी नहीं, कट ऑफ भी नहीं कर सकते, बिकॉज अब ये रियलिटी है जो हम सब ने एक्सेप्ट, और कुछ ज़्यादा ही कर ली है, लेकिन इससे आप दूर नहीं, से ज़्यादा कर लिया, लेकिन हम इससे दूर नहीं रह सकते। अब देखिए, हम इस दौर में रहना भी है, बैलेंस कैसे क्रिएट करें? बैलेंस ही करना असल में आजकल की जो जिसे कहते हैं ना कि बेस्ट रेसिपी या सक्सेस की रेसिपी यही है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और डिजिटल लाइफ में, अब तो ये भी एक इम्पैक्ट आ गया है। पहले हम हमेशा बात करते थे कि जी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसको हमने साथ लेके चलना है,
लेकिन अब एक डिजिटल लाइफ का एलिमेंट भी आपकी जिंदगियों में शामिल हो गया, तो आपने उसको भी देखना है कि आपने उस पे अपना जो इमेज आप पोर्ट्रे कर रहे हो। आजकल पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया, और वो यही है कि वो डिजिटल मीडिया की एंट्री हुई है आपकी लाइफ में, और आप एक ब्रांड बना के खुद को पेश करते हो, और वो यही है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन बैलेंस रखना तो हर चीज में बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अपने आप को ब्रांड बनाकर पेश करना एक दुरुस्त रवैया होता है? देखिए, उसमें भी बैलेंस की बात है। अब जैसे अगर आप कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हो और वो पॉजिटिव है, तो उसमें अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, लोग आपसे पॉजिटिव लेसन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांडिंग किसी नेगेटिव सेंस में कर रहे हो और लोग आपसे गलत बात सीख रहे हैं, तो फिर वो तो बहुत ही गलत है। और ऐसे में डॉक्टर साहब, हम बहुत से लोगों को आजकल देखते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के तौर पे कि वो राय रखते हैं कि जो भी आपका एक ऑनगोइंग इशू चल रहा होता है ना, वो चाहे फिलीपींस में हो, वो चाहे मालदीव्स में हो, चाहे चकझुमरा में हो, बात हमने उस पर लाजमी करनी है। पता है नहीं पता, एक्सपर्टीज है नहीं है, मैंने बात करनी है, मतलब मैंने ही बात करनी है और फौरन ही बात करनी है कि मुझे सबने सुनना है, मेरे बाद ही ओपिनियन मैटर करेगा लोगों का, क्योंकि मुझे व्यूज मिलेंगे। अब एल्गोरिथम ऐसा सेट है ना कि जो भी आपका उस वक्त का वायरल टॉपिक होता है उस पर जो भी बात करेगा, जो भी ओपिनियन देगा, जो भी उसमें हैशटैग्स यूज करेगा, कैप्शन यूज करेगा, वो लोग देखेंगे। सो ये क्या रवैया है? असल में हमने इसको एक मनी मेकिंग का जरिया भी बना लिया। आप देखिए, यूट्यूबर्स हैं, वो कंटेंट प्रेजेंट करेंगे तो वो अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। आजकल तो ऐसा ही है। मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ कि जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया और उसके बाद उन्होंने कुकिंग की कुछ वीडियोस अपलोड की यूट्यूब पे, और जब उन्होंने कुकिंग की वीडियोस अपलोड की तो उनका चैनल बहुत अच्छी तरह चल गया, उनको यूट्यूब से अर्निंग आने लग गई, उन्होंने अपना पीएचडी ड्रॉप कर दिया और अब वो सिर्फ कंटेंट मेकिंग कर रही हैं और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रही हैं। तो बेसिकली आजकल इंसानों का जो एंड पर्सपेक्टिव बन गया है पैसा कमाना, और जब आप मनी मेकिंग के लिए डिजिटल मीडिया को यूज़ करेंगे तो फिर आप ट्रेंडिंग इश्यूज़ को लेके आते हैं ताकि आपकी टीआरपी बढ़े। जो बात बेटा आपने हैशटैग की है, ऑब्वियसली हैशटैग पे आप सर्च जब करते हो, एसईओ के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसी पे काम करते हैं। तो जब आपको सर्च किया जाएगा और सर्च में आपकी वीडियो टॉप ट्रेंड कर रही होगी तो इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, इसमें फेम है, इसमें पैसे हैं, तो फिर आप बताओ कि किस तरह लोग इसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो वही बात है कि आपने खुद को रोकना भी होता है कहीं पे, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं होता। नहीं, लेकिन देखिए ना, वो जो फेम है, वो जो पैसा है, वो जो मेरे व्यूज का एक बज़ मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है कि मुझे व्यूज मिल रहे हैं, हम जनरली क्यों नहीं सोच रहे, क्यों इस पर बात नहीं कर रहे कि वैल्यू एडिशन क्या है? हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि पर्पसफुल या मीनिंगफुल कंटेंट क्या है? हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि रिक्वायर्ड कंटेंट क्या है? हम इस बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर बहुत ही शौक है आपको, जिस तरह आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि कैसे ऑब्वियसली फेम मिल रहा है, सब कुछ है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोग आपको सुन रहे हैं, तो कौन नहीं जाएगा? तो उसमें थोड़ी रिसर्च भी कर लें। अगर आपको उस टॉपिक पे बात करनी है तो आप उसके बारे में कम से कम आपको नो हाउ तो हो, आपको या डिटेल्स तो पता हो कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। असल में बात यह है कि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन और जो ये आप बगैर रिसर्च किए हर बात पे बोलना, हर इंसान ने अपना राइट समझ लिया है। उसकी वजह से भी जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, वो बहुत सारी बातें गलत अंदाज में सीख रही है। अब वही बात ये होता है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो तो आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है और आप उसको बेहतर तरीके से ऑडियंस को कन्वे कर सकते हो। लेकिन हमारे अगर इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाए तो ऐसा नहीं हो रहा। ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, हमने बात करनी है, बेशक हमारी एक्सपर्टी है नहीं है, लेकिन हमने बोलना जरूर है उसपे। और ये आप अपनी रियल लाइफ में भी देख लो, डिजिटल लाइफ को हटा के देखिए, अपनी ड्राइंग रूम टॉक्स, अपने आपस के जो आपकी फैमिलीज फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, उस पे भी हमने ये सोच लिया है कि हमें मालूम है। सही बात है, हमने किया एमबीबीएस होगा, बात हम किसी और मौजू पे कर रहे होंगे, या किया कोई और डिग्री है, बात किसी और पे कर रहे होंगे। वेरी ट्रू। अच्छा, अब ये जो सोशल मीडिया का ये जो डिजिटल दौर है, इसमें क्या हमारी खवातीन की मेंटल हेल्थ ज़्यादा मुतासर हो रही है? मुझे ये लगता है कि खवातीन, बच्चे, इवन जो यंग जनरेशन है, बच्चों को, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सब की हेल्थ मुतासर हो रही है। आप किसी एक जेंडर को या किसी एक एज सेगमेंट को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हो। देखिए, बात ये होती है कि फिजिकल हेल्थ तो गई डिजिटल मीडिया का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना आप वॉक कम करोगे, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं करोगे,
अर्ली मॉर्निंग उठने का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि आप रात को बहुत देर तक स्क्रॉल करते रहते हो। अब मेरे स्टूडेंट्स क्लास में अगर सो रहे हैं तो इट मीन्स कि रात को उन्होंने बिल्कुल नींद नहीं की, और तो इस वजह से ये सारे ट्रेंड्स हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द हमें देखने को मिलते हैं। अब उसमें ख़वातीन भी है, आपको पता है कि ख़वातीन की लाइफ, उन्होंने मल्टीटास्किंग करनी होती है, घर भी देखना है, और अगर वर्किंग लेडीज़ हैं उन्होंने बहुत कुछ करना है। फिर उसमें डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल, फिजिकल हेल्थ भी गई और मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब होती ही होती है, क्योंकि कंपैरिजंस, कंट्रास्ट, दूसरे की लाइफ को देखना, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मीडिया पे हर कोई अपनी जो लाइफ है बेस्ट दिखा रहा होता है। और बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसके बारे में तो आप बात नहीं करते ना, आप उसकी बस क्वालिटीज अपनी लाइफ की दिखाते हो। क्या डॉक्टर साहब ये होता है, अगर हम जनरली अपनी पॉपुलेशन को देखें, स्पेशली हम हाउस वाइफ्स की बात करें, माओं की बात करें, वो सुबह उठती हैं, उनकी टफ रूटीन सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड की टेक केयर, घर में बुजुर्ग हैं तो उनको देख रही हैं, पूरे घर को देख रही हैं, मैनेज कर रही हैं, अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर है तो वो एक एडिशनल चीज़ है। अच्छा, वो पूरे दिन की थकी हारी औरत जब रात को सोने लगी है तो उसने जब फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू किया, बिकॉज उससे उसी वक्त एक मार्जिन मिला कि मैं फ़ोन देखती हूँ। अब पूरे दिन में जो उसने एक्सपीरियंस किया है ड्रेन आउट हो चुकी है, लेकिन जब उसने स्क्रॉल किया तो वो देख रही है कपल्स को कि वो क्या कर रहे हैं, कोई फूल दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई घर दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो कहती है मैं किधर हूँ लिटरली। सो ये जो फौरन से माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, उसी माशरे की कहानियां नजर आ रही थी सोशल मीडिया पे। सो वो जो कहानियां, वो एक औरत को, हमारे स्पेशली हम हाउस वाइफ्स की बात करें, जिनकी ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि उनकी अपनी हेल्थ लास्ट प्रायोरिटी होती है, किस तरह से मजीद मुतासर कर रहा है सोशल मीडिया उनको? देखिए, वो असल में ये समझती हैं कि शायद इससे उनके मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, पूरा दिन काम करने के बाद वो रिलैक्स्ड होती है, स्क्रीन्स यूज़ करती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतर रेसिपी ये है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखें। लेकिन डिजिटल मीडिया की एंट्री जब से आपकी लाइफ में हुई है, आप समझते हो आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आपको बहुत अहमियत देंगे और आपके एक्सपेक्टेशंस का एक लेवल उनसे बढ़ता जा रहा है। और हम थोड़े से इस तरफ चल पड़े हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल के दूसरों को ज्यादा प्रेफर करने लगे कि वो हमारे लिए क्या करते। पहले ये था कि हमारी जो जनरेशन्स होती थी, अभी मैं जेन जी की, जेन अल्फा की बात नहीं कर रही, मिलेनियल्स की भी इतनी बात नहीं है, जो जनरेशन एक्स है, बेबी बूमर्स हैं, वो क्या करते थे कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे डाल के जो अपने इर्द गिर्द लोग होते थे उनकी खुशी को सामने रखते थे और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। लेकिन आजकल हम लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ द अटेंशन हमने रहना है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। और ये जो आपने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, मिलेनियल्स तक तो ये रहा है कि आई एम माई लास्ट प्रायोरिटी। आपका हर रिश्ता आप सामने रख रहे हैं, अपने आप को अपने लास्ट में रखें। मिलेनियल्स के बाद हमने चीज़ चेंज होते देखी है। बट एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि इजंट इट गुड कि अपने आप को भी आप प्रायोरिटाइज करें। बेटा, बात यही है बैलेंस करना। हाँ। हम क्या करते हैं, अगर हम उस साइड पे हैं, जैसे बेबी बूमर्स है, जनरेशन एक्स है, तो वो फिर उस साइड पे बहुत ज्यादा है, उनके लिए अपनी खुशी मैटर नहीं करती। आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए अपनी खुशी मैटर करती है, दूसरों के एक्सट्रीम। हाँ, मैं क्योंकि खवातीन के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि हमने देखा है कि उन्होंने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं इस उसमें कि अपने आप को लास्ट पे रख के, हम मिलेनियल्स तक की बात करें, मुझे जेन जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां, मैं उनको अडोर करती हूँ इस बात पे कि आप अपने लिए स्टैंड लेती हैं, अपने लिए बात करती हैं, अपनी खुशी मैटर करती है उनके लिए, और उनको ये पता है कि हाँ हम भी हैं और अपनी हेल्थ हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी हेल्थ मैटर करती है, मेंटल हेल्थ मैटर करती है। सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को पहचानती हैं और अपने आप को वैल्यू करती हैं। तो मुझे ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ मुझे हमारी बच्चियों में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने अंदर से एम्पैथी ख़त्म नहीं करनी सारे प्रोसेस में। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ये चीज़ नहीं रखनी कि अच्छा किसी को कुछ हो रहा है, मैं ठीक हूँ, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप भी ठीक हैं और आपकी वजह से बाकी सब भी ठीक रहें, किसी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। ये वो बैलेंस है जिसको क्रिएट करने की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो मुझे लगता है अपलोड नहीं करनी चाहिए, मतलब मैं तो ना, हम हमेशा इस बारे में बात करते आए कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसी के घर के क्या हालात हैं, किसी की ज़िंदगी कैसी चल रही है, और आप महरूमी में किसी को डाल और किसी का भी क्या सबीन, समटाइम्स ये होता है कि इवन आपके अपने बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं जिनकी शायद जिंदगी में कोई टफ सिचुएशन आई होती है और आपको पता ही नहीं होता, ना जानते हुए आप उनको डिस्टर्ब कर देते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें हमारा एक रिलीजियस एलिमेंट भी आता है कि आप देखो हमारा रिलीजन भी हमें यही सिखाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो तो आपने उसको इतना ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अभी के सारे मामला देख लो, हम बेस्ट जगह पे अगर वेकेशन कर रहे हैं तो हमने उसकी वीडियोस ज़रूर अपलोड करनी है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसकी, और हम सब उस ट्रेंड का हिस्सा हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उसमें शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक जेन ज़ी की आपने बात की, अभी आपने जिस तरह से बैलेंस करना सिखाया है या बताया है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अभी मेरे जहन में एक वाकया आया है, 2 दिन पहले मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने जेन ज़ी की जो लड़की थी उसको ना इंटरव्यू के लिए कॉल की कि आपका ना इस डेट को इस टाइम पे इंटरव्यू है, और वो बच्ची आगे से उनको ये कह रही है कि आप प्लीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा क्योंकि मेरा इंटरव्यू है। ये अभी मेरे जहन में बात आई है कि ये जो बच्चे हैं हम रिस्पॉन्सिबल, आप देखें जनरेशंस में फर्क देखें कि हम जब करते थे इंटरव्यू या इस तरह का कोई स्केड्यूल तो हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस वक्त का इंतजार करते थे, सेट होके बैठे होते थे, अच्छा अब तैयार होना है। और वो बच्ची ये कह रही है कि प्लीज आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि मेरा इंटरव्यू है। तो ये जो मामलात है ना आजकल बहुत चेंज हो गए हैं। तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन को तो आप छोड़े, बहुत सारे मामलों में बच्चे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि ये बोलेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग एल्डर्स, उनके पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स। हमने बच्चों को सिखाना है कि बेटा हर चीज की एक दरमियानी अप्रोच होती है, एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना है। आपने दोनों दुनिया को, कहते हैं ना कि दीन दुनिया साथ लेके चल रहा है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और डिजिटल लाइफ साथ लेके चलना। लेकिन हाँ, अगेन उसमें प्रायोरिटाइज पर्सनल लाइफ को रखना है। हम समहाउ ये भी थोड़ी सी गलती करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना इन्वेस्ट करें, ज़रूर करें, मेहनत करें, जो रिक्वायर्ड आपके डिलीवरेबल्स हैं वो तो होने ही चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें पर्सनल लाइफ फिर भी ऊपर होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ मुतासर हो रही है या हो गई है तो अल्टीमेटली आपकी बाकी सारी लाइफ भी मुतासर होनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, कि जो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ की पीक पे चले जाते हैं तो उनके पास फैमिली में कुछ भी नहीं होता। हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होती कि जिनके पास फाइनेंशियल नहीं है, रिश्ते नहीं है, रिसोर्सेज नहीं। लेकिन अगर आपके पास रिश्ते नहीं है, आपके प्यारे आपकी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करे तो इट मीन्स कि आप बहुत गरीब हैं। तो इन बातों को सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपके लोग आपके साथ नहीं खड़े तो आप जितनी मर्जी कामयाबी हासिल कर लो वो सिर्फ जाहिरी है और आपको शायद वो खुश भी ना करें। आपको ये लगेगा कि आपके लिए बहुत जबरदस्त सक्सेस है, लेकिन एंड में जाके कहीं ना कहीं आप खुद को खाली फील कर रहे होते हो, क्योंकि आपको रिश्तों की जरूरत होती है। रिश्तों के बगैर इस दुनिया में ये सोसाइटी बनी ऐसी है कि आप नहीं एग्जिस्ट कर सकते। और वाकई हम जो ना, हमें अकेले रहने की आदत है, हम तो बस खुद हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप देखिए जब एक दूसरे पे सोशल एक्सपेरिमेंट्स कितने हुए हैं जिसमें लोगों की मेंटल हेल्थ जीरो हो गई है, कि उनसे कहा गया है कि आप आइसोलेशन में रहें, उन्हें हर तरह की नेमत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा सफर की है, सिर्फ इसलिए कि हमें लोगों की जरूरत होती है, हमें बात करने की जरूरत होती है, शेयर करने की। हमें कहा ही सोशल एनिमल कहते हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे या खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दूसरों की सुनेंगे नहीं, तो काम कैसे हो सकता है? तो मैनुअल पे ऐसे मुझे घूरा मत, जाहिर है मैंने नहीं घूरा, लेकिन Of course it is. तो जब आप स्टूडेंट थी और उस वक्त जो बाकी स्टूडेंट्स होते थे, उस वक्त की डिस्कशंस और उस वक्त की एक वाइब एंड एवरीथिंग, और आज जब आप पढ़ाती हैं वो स्टूडेंट्स को देखती हैं, सो क्या एक वाज़ेह फ़र्क है उस वक्त फोकस, कामनेस, डिटर्मिनेशन, अब थोड़ी सी बेचैनी, एंग्जाइटी और ये वाले एलिमेंट्स ज़्यादा नजर आते हैं? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले ठीक है आप ये कहते हो कि मेंटल हेल्थ का शायद हमें पहले आइडिया नहीं था और हम उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मुझे ये कहता है कि पहले मेंटल हेल्थ के इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी डिजिटल लाइफ के साथ आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा हो गए हैं, और अगर ये जेन ज़ी या आने वाली जो जनरेशन है इस पर बात कर रही है तो उसके लिए रीज़न भी बना है कि अभी हमारा हर बच्चा किसी ना किसी मेंटल प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। अभी हमारे कुछ करियर काउंसलिंग के सेशन हुए थे, आप यकीन माने बच्चों से 1-to-1 बात हुई, और बच्चों से जब हमने इस बारे में बात की कि जो डिजिटल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो और जो आप पढ़ाई करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी,
बच्चे को ये लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा होता, वो किसी भी एक टास्क पे फोकस्ड नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो रही है। और वो डिस्ट्रैक्शन ये है, नोटिफिकेशन आ गया, मैंने देखना है, मैंने पिक्चर पोस्ट की है, उस पर कमेंट किया है, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है आपको बाजुकत आगे नहीं बढ़ने देती। आप आजकल के बच्चों को देखें कि स्टडीज पे भी जो उनका फोकस रहता है, हमारे ज़माने में इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी, हम पढ़ते थे, खेलते थे, लोगों से मिलते थे और यही हमारी पूरी जिंदगी होती थी। लेकिन आजकल बच्चों के पास हर वक्त स्मार्टफोन्स हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, इवन एग्जाम से पहले वो बजाय ये कि हम बुक लेके बैठे होते थे, पॉइंट्स रिवाइज कर रहे होते थे, वो अपने मैसेजेस के जवाब दे रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आया है जो मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स में। उससे उनकी आउटपुट भी मुतासिर हुई है, कुछ की बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सबकी मुतासिर हुई है, कुछ बच्चों की नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ी है। मैंने वही बताया कि अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। जो बच्चे अपने कोर्स से रिलेटेड कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ, मतलब मुझे बाज़-औक़ात बड़ी हैरानी होती है कि मैंने कोई लेक्चर दिया और नेक्स्ट लेक्चर में जो बच्चे हैं वो आके मुझसे उससे रिलेटेड बात, हमने वो वीडियो देखी थी, उस मुल्क में ये हुआ अच्छा था, और इतना अच्छा उनसे डिस्कशन करते हुए मैं खुद बहुत एनलाइटन होती हूँ, मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल रही होती है। लेकिन ये बहुत कम है। बाकी जो बच्चे हैं वो तो लेक्चर मेरे ख्याल से खोल के उसकी स्लाइड्स भी नहीं देखते और उससे रिलेटेड पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अगर पहले पढ़ लें तब भी बहुत है। नहीं, एक रात पहले पढ़ते हैं वाकई, और कुछ तो मैंने देखा सुबह आके अक्सर वाकई आप जनरेशन के वाकई जी ये चीजें ये इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन आजकल की जनरेशन ज़हीन बहुत है, ये बहुत जल्दी चीजें पिक करती है और ये हमारी जनरेशन से इनमें बड़ा फर्क है और ये मैंने फील किया। वो हम तो पूछते होते थे ना टीचर से, कोई गेस्ट पेपर्स ही दे दें, क्या आपसे भी पूछते हैं? नहीं, आजकल बच्चों के पास हर चीज उनके स्मार्टफोन पे मौजूद है। और इवन क्या करेंगे, वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो जो पिछले सेमेस्टर के सीनियर्स होंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे, इन मैम ने किस तरह के क्वेश्चंस दिए थे, इनके क्वेश्चन पेपर हमें मेरा ख्याल है मैम को भी चेंज करनी चाहिए हर बारी की स्ट्रेटजी। जेन जी को पढ़ाने के लिए हमारे तरीके चेंज होने चाहिए, जेन जी की तरबियत के लिए बीइंग पेरेंट्स हमारे तरीके। अगर आप पुराने मेथड्स यूज करोगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत गलत करोगे। अच्छा, इसी स्क्रीन को लेकर जो स्क्रॉल कर रहे हैं बच्चे और जो कंटेंट की दुनिया में जो कि रिक्वायर्ड कंटेंट नहीं देख रहे, जो करिकुलम से अलाइंड है वो नहीं देख रहे, उनके इश्यूज को आप किस तरह हल करते हैं? कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं किसी बच्चे को कि पहले तो ठीक था, या आपको नजर आता है कि एक उस्ताद को पता होता है बच्चे का पोटेंशियल क्या है, समटाइम्स पेरेंट्स से भी ज़्यादा पता होता है, सो आप फिर डिस्टर्ब भी ज़्यादा होते हैं कि इसमें तो पोटेंशियल भी है, कर भी सकता है, समहाउ नहीं कर रहा, तो हाउ डू यू काउंसिल दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट? देखिए, बात ये होती है कि हमेशा उन्हें बताया जाता है, और बल्कि आप सही कह रहे हो कि नज़र मुझे फ़ौरन से आ जाता है। और फिर यही है कि 1-to-1 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी क्लास में पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि ये जो बच्चे, आपको पता है आजकल ये भी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। पहले हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बड़े आराम से यूज कर लेते थे, लेकिन आजकल वो हरासमेंट में आ जाते हैं। और मैं बाज़-औक़ात खुद भी हैरान होती हूँ कि बॉडी शेमिंग, अब जैसे हम लोगों ने कभी जिंदगी में बॉडी शेमिंग का वर्ड नहीं सुना था, हम किसी पे बड़े आराम से कह देते थे आपने वेट गेन कर लिया, आपने वेट लूज कर लिया, बट अब ये कहना बाज़-औक़ात आपके लिए एक जुर्म बन जाता है, क्योंकि आगे से आपको डिबेट सुनने को मिलती है कि आप बॉडी शेम नहीं कर सकते, सीधा ही वर्ड आता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात इस सेंस में मैं कहूंगी कि हमारे वो इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो इंटेंशन गलत ले ली जाती है। और अच्छी बात इसलिए कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे स्टूडेंट्स में फ़र्क आता है, आपको पता भी चलता है, लेकिन उसमें काउंसलिंग 1-to-1 ज़रूरत होती है। कभी भी क्लास में आपको सारे बच्चों के बीच में, आजकल की जनरेशन की ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर सबके बीच में उन्हें टोकेंगे, पहले तो ये था कि पेरेंट्स सब में डांट भी देते थे, पहले तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का कांसेप्ट ही नहीं था क्लास के अंदर। अब तो छोटे से बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट का पता है, और कि आप मुझे किसी के सामने नहीं कह सकते। और शुक्र है पेरेंट्स भी इस चीज का ख्याल रख रहे हैं, और जो नहीं रख रहे वो बहुत गलत कर रहे हैं, और उनके बच्चे उस तरह से, उनकी परवरिश भी नहीं हो रही, लेकिन जो रख रहे हैं उनके बच्चे बहुत अच्छे। एब्सोल्युटली, वो फर्क नजर आता है। बच्चे वो अटैच भी उसी तरीके से होते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और उनकी फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो रही होती है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इंपॉर्टेंट मौजू जिसमें हम बात कर रहे थे, जो आखिर में बात की ना बच्चों की परवरिश को लेकर, वो ज़ाहिर परवरिश पूरा माशरा कर रहा होता है। ज़ाहिर पेरेंट्स तो हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बाकी रिश्ते, आपका नेबरहुड एंड आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपके उस्ताद, वो सब मिलकर एक बच्चे को उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि दुरुस्त अंदाज से ही वो चीज़ें होती रहें, और जहाँ जहाँ पे आपको इशू नजर आए आप उनको आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस कर रहे होते हैं, एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, और जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, उनके हर दौर के तकाज़े ज़रा से मुख्तलिफ होते हैं। ये ना कि जो हमारे दौर में ये होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, दौर बदल गया है, अब नई चीजें हो रही हैं, अब आप अपने आप को बदलें। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे मंडे को। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।